नेक्स्ट टॉपिक है लवणों का पीएच। अभी तक हम पीएच के बारे में बात कर रहे थे, अब हम लवण के पीएच के बारे में बात करेंगे। हमें पता है कि 3 प्रकार से लवण हो सकते हैं। एक होता है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक। आपको याद होगा, अगर प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक दोनों को मिलाते हैं तो जो लवण बनता है वो उदासीन होता है। ऐसे ही एक और केस है जिसमें उदासीन लवण बनता है, जब दोनों ही अम्ल और क्षारक कैसे होंगे, दुर्बल होंगे। या तो दोनों प्रबल हों या फिर दोनों दुर्बल हों तो उदासीन लवण बनता है। इसका पीएच कितना होगा? इसका पीएच, क्योंकि उदासीन है तो इसका पीएच 7 होगा। और इसका एग्जाम्पल है जैसे कि सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है हम सब जानते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम मिलाते हैं तो उससे NaCl बन जाता है। अगला देखो, प्रबल अम्ल। अम्ल प्रबल है और क्षारक दुर्बल। ऐसे में लवण किस प्रकार का बनेगा? यहाँ पे मैंने छोड़ रखा है, आप सोचिए और बताइए। अगर अम्ल प्रबल है और दुर्बल क्षारक है तो किस प्रकार का लवण बनना चाहिए? क्योंकि अम्ल प्रबल है तो फिर अम्लीय लवण बनेगा। ये वाला टॉपिक हम पहले भी कर चुके हैं। यहाँ पर अम्लीय लवण होगा। अगर लवण अम्लीय है तो इसका पीएच कितना होना चाहिए? 7 से ज़्यादा या 7 से कम? इसका पीएच 7 से कम होगा, लेस देन 7। एग्जाम्पल इसका जैसे कि सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट, प्रबल क्षारक। क्षारक प्रबल है और अम्ल दुर्बल, तो क्योंकि क्षारक प्रबल है इसलिए लवण कैसा होगा? क्षारकीय। जो प्रबल होता है उसके जैसा ही लवण बन जाता है, तो क्षारकीय लवण बनेगा। अगर लवण क्षारकीय है तो इसका पीएच कैसा होना चाहिए? इसका पीएच 7 से ज़्यादा होगा, 8, 9, 10 कितना भी हो सकता है। एग्जाम्पल जैसे कि CH3COO Na, क्या नाम है इसका? इसका नाम होता है सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड या सोडियम एसिटेट, ये नाम है इसका। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, साधारण नमक के रसायन। साधारण नमक किसे बोलते हैं? साधारण नमक का मतलब है सोडियम क्लोराइड। जो हम नॉर्मल घर में नमक खाते हैं वो सोडियम क्लोराइड होता है। और ये सोडियम क्लोराइड कौन सा है? ये वही सोडियम क्लोराइड है जो कि एक उदासीन लवण है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के मिलने से जो बनता है उसे हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। और ये एक साधारण नमक है। साधारण नमक मतलब जो हम डेली घर में खाते हैं वह नमक है ये। अब सोडियम क्लोराइड हमें मिलता कहाँ से है? हमें जो नमक मिलता है ऐसा नहीं है कि हम उसको रिएक्ट करवाते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से और सोडियम हाइड्रोक्साइड से और फिर हमें नमक मिलता है एंड देन वी यूज़ इट। ये नमक हमें समुद्र से मिलता है। समुद्र के में जो नमक है उस पानी को रिफ़ाइन किया जाता है और फिर हमें साधारण नमक उससे मिलता है। साधारण नमक के रसायन। साधारण नमक से बहुत सारे अलग अलग प्रकार के रसायन बनाए जा सकते हैं जिनके अपने यूजेस हैं। पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं इसे। धोने का सोडा, जो कपड़े धोने में हम सोडा यूज़ करते हैं, सोडियम कार्बोनेट .10H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो घर में प्लास्टर ऑफ पेरिस किया जाता है, POP, नॉर्मल लैंग्वेज में हम इसे POP बोलते हैं। कैल्शियम सल्फेट CaSO4 .12H2O। ठीक है, अब इसके बाद हम एक एक करके इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड किस प्रकार से बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने के लिए हमें चाहिए सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, जिसे लवण जल या इंग्लिश में हम राइन वाटर भी कहते हैं, इससे विद्युत प्रवाहित की जाती है। और विद्युत के प्रवाहित करने पर सोडियम क्लोराइड और लवण जल ये दोनों विघटित होकर वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करते हैं। इस प्रक्रिया में सोडियम हाइड्रोक्साइड के अलावा क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस भी उत्पन्न होती है। और ये तीनों ही जो उत्पाद हैं, ये तीनों उत्पाद हम बहुत ज़रूरी हैं और तीनों ही यूज़ किए जाते हैं। ये प्रोसेस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया। इंग्लिश में हम इसे क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं, हिंदी में हम इसे कहते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया। क्या अर्थ है? और आपसे पूछा जाता है कि इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया क्यों कहते हैं? तो
क्लोर क्षार प्रक्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि क्लोर का मतलब क्लोरीन और क्षार का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्योंकि इस प्रक्रिया के अंदर क्लोरीन गैस और एक क्षार यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होता है, उत्पन्न होता है, इस वजह से इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। ये आप अच्छे से याद रखना कि इसे क्लोर क्षार प्रक्रिया क्यों कहते हैं। देखिए ये एपरेटस क्या ऐसा है कि एनोड और कैथोड, ये आपको याद है एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है। एनोड पॉजिटिव है, कैथोड नेगेटिव है। ये एपरेटस है इसका। यहाँ से हम ब्राइन जो हमारा सॉल्यूशन है यानी कि लवण जल, लवण और जल का जो विलयन है सोडियम क्लोराइड का और जल का विलयन है, उसको हम यहाँ से पास कराते हैं। इधर जाकर इसका विघटन हो जाता है। ये एक बीच में मेम्ब्रेन है और हम ये देखते हैं कि यहाँ पर क्लोरीन के जो आयन्स हैं वो इधर चले जाते हैं, सोडियम आयन्स इधर चले जाते हैं। ऐसे ही OH माइनस आयन्स जो हैं वो भी इधर चले जाएंगे, H प्लस इधर चले जाएंगे। तो होगा क्या, यहाँ पे इस तरफ एनोड पर क्लोरीन गैस निकलती है और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। और कैथोड के पास जो एक ट्यूब होगी वहाँ से हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH मिलेगा। इन सब के क्या क्या यूजेस हैं। क्लोरीन गैस को हम वाटर ट्रीटमेंट यानी कि पानी को साफ़ करने के लिए यूज़ करते हैं। स्विमिंग पूल्स में उसको भी डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ करते हैं। उसमें से जो जर्म्स और बैक्टीरियाज हैं उसे मारने के लिए क्लोरीन को यूज़ किया जाता है। PVC बनाने के लिए, पॉलीविनाइल क्लोराइड एक टाइप का प्लास्टिक होता है, ये इसे बनाने के लिए। डिसइंफेक्टेंट्स मतलब यही कि जर्म्स को, बैक्टीरियाज को मारने के लिए क्लोरीन को यूज़ किया जाता है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, इनको बनाने के लिए भी क्लोरीन को यूज़ करते हैं। पेस्टिसाइड्स आपको पता है, ये सारी चीज़ें बनाने के लिए क्लोरीन को यूज़ किया जाता है। ऐसे ही हाइड्रोजन को ईंधन फ्यूल्स में यूज़ करते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मिक्सचर होता है उसे रॉकेट में फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है। मार्गरीन एक टाइप का बटर होता है, ये इसमें यूज़ करते हैं इसे। अमोनिया फॉर फर्टिलाइज़र्स, अमोनिया बनाने के लिए। अमोनिया क्या है, अमोनिया जो फर्टिलाइज़र होते हैं, उर्वरक, खाद को बनाने के लिए हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का यूज़ किया जाता है। तो वहाँ पर इस हाइड्रोजन गैस को यूज़ कर सकते हैं। तो इसके 3 यूजेस हमने पढ़े, ईंधन में, मार्गरीन बनाने में और उर्वरक बनाने में। देन NaOH के यूजेस, डीग्रीसिंग मेटल्स यानी कि मेटल्स को साफ़ करने के लिए, सोप बनाने के लिए, डिटर्जेंट्स बनाने के लिए, पेपर बनाने के लिए और आर्टिफिशियल फाइबर्स। आर्टिफिशियल फाइबर्स का मतलब है रेशे, जो संश्लेषित रेशे जो होते हैं वो बनाने के लिए NaOH का यूज़ किया जाता है। ये हमारी रिएक्शन है। इस टॉपिक में से आपको क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो आप सुन लीजिए। इसके अंदर कौन से उत्पाद हैं, क्लोरीन, हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये 3 उत्पाद हैं। ये रिएक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। किस एनोड पर कौन निकल रहा है, कैथोड पर कौन प्रोड्यूस हो रहा है, ये इम्पॉर्टेंट है। प्लस इन सभी के उपयोग क्या हैं, क्लोरीन के, हाइड्रोजन के, इन सब के उपयोग क्या हैं। और एक लास्ट टॉपिक कि क्लोर क्षार प्रक्रिया इसे क्यों कहा जाता है। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें इस टॉपिक में से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देखिए, सोडियम क्लोराइड और जल, इसका जो विलयन होगा, इसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत को पास कराते हैं तो ये विघटित हो जाता है। सोडियम OH के साथ मिलकर NaOH बना लेता है, क्लोरीन गैस अलग हो जाती है और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाती है। तो ये 3 उत्पाद बनेंगे। एनोड पर अभी हमने पढ़ा क्लोरीन गैस बनती है, कैथोड पर हमने पढ़ा हाइड्रोजन गैस बनती है और कैथोड के पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन बनता है। उपयोग, हाइड्रोजन के ईंधन मार्गरीन और हाइड्रोजन का एक और हमने पढ़ा था उर्वरक बनाने में। क्लोरीन जल की स्वच्छता के लिए, PVC बनाने के लिए, CFC बनाने के लिए, पेस्टिसाइड्स बनाने के लिए भी इसे यूज़ करते हैं। स्विमिंग पूल्स में यूज़ कर सकते हैं इसे। HCl, ये HCl HCl कहाँ से आया, हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है ये भी बाद में आपस में रिएक्ट करके HCl बना सकते हैं। तो ये जो HCl है ये इस्पात की सफाई यानी कि स्टील को साफ़ करने में और कुछ मेडिसिन्स बनाने में यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ये डायरेक्ट नहीं प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन ये भी प्रोड्यूस हो सकता है इसके अंदर। NaOH धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए, साबुन बनाने के लिए, कागज़ बनाने के लिए, ये सब हमने यहाँ पर पढ़ा था। नेक्स्ट है, इसी में ये जो क्लोरीन गैस है जब ये इस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ
रिएक्ट करती है तो ये एक विरंजक चूर्ण बनाती है, जो घरेलू विरंजन है वस्त्र विरंजन के लिए इसे यूज़ करते हैं। वस्त्र विरंजन या घरेलू विरंजन का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ब्लीचिंग पाउडर जो कपड़ों को साफ़ कर देता है, वाइट कर देता है, कपड़ों में से जो भी डाई है, कलर है, वो हटाकर वाइट कर देगा, उससे हम वस्त्र विरंजन कहते हैं, ब्लीचिंग द क्लोथ्स। चलिए, जो अगला टॉपिक है अगला जो रसायन है वो है विरंजक चूर्ण। यहाँ पर भी विरंजक चूर्ण लिखा था, पर ये घरेलू विरंजन है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड से बन रहे हैं। सो दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे विरंजक चूर्ण पूछा जाए कि वो कैसे बनाते हैं, तो आपको ये वाली प्रोसेस लिखनी है, ये ऊपर वाली नहीं लिखनी, ठीक है। ये आपको से बताया गया है कि इस तरीके से भी आपस में रिएक्ट करते हैं ये, बट बहुत अच्छे से याद रखना, विरंजक चूर्ण जो आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा वो ये नीचे वाला है, ये ऊपर वाला विरंजक चूर्ण की हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड विरंजक चूर्ण जो है मेन, दैट इज़ कैसे बनेगा? ये शुष्क बुझे हुए चूने यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन के साथ क्रिया करके विरंजक चूर्ण का निर्माण करता है। इस विरंजक चूर्ण को इंग्लिश में हम ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा इसका नाम, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीच किया जाता है कपड़ों को या अलग अलग चीज़ों को, तो इसके अंदर हम जो ब्लीचिंग पाउडर है उसको हिंदी में विरंजक चूर्ण कहा जाता है। कैसे बनाइए? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन आपस में क्रिया करते हैं और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ये बनाते हैं। क्या नाम है इसका? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। देखिए क्या स्पेलिंग है, कैसे लिख सकते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इंग्लिश में ही लिख रही हूँ मैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर कहा जा सकता है इसे, या फिर विरंजक चूर्ण। इसके यूजेस देखते हैं। पहला इसका यूज़ है वस्त्र उद्योग में सूती व लिनन के विरंजन के लिए। विरंजन का मतलब आपको समझ में आ गया, कपड़ों को वाइट करने के लिए यूज़ किया जाता है, उसमें से डाई कलर हटाने के लिए। सेकेंड इस कागज़ की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के विरंजन के लिए। नेक्स्ट इज रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में। उपचायक आपने पढ़ा है, उपचायक अपचायक, तो ये रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में काम करता है, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीजन देने के लिए काम करता है ये। देन पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में काम करता है। जैसे कि हमने क्लोरीन के लिए पढ़ा था कि क्लोरीन को पानी के जब हम ट्रीटमेंट करते हैं उसका, तो उसके अंदर हम क्लोरीन यूज़ करते हैं उसमें से रोगाणुओं को, जर्म्स को, बैक्टीरियाज को मारने के लिए। तो ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है यानी विरंजक चूर्ण, उसका भी इस चीज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। आपको इसके भी यूजेस और ये रिएक्शन बहुत अच्छे से याद रखनी है। सबके आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, कैसे बनता है वो रिएक्शन याद होनी चाहिए, और उसके क्या उपयोग हैं ये बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। थर्ड इज़ बेकिंग सोडा, जो खाने का सोडा हम यूज़ करते हैं। सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक, साधारण नमक, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 यानी कि अमोनिया, ये सब जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो दो उत्पाद बनते हैं। वन इज़ अमोनियम क्लोराइड और दूसरा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा, या फिर इसे आप सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं। तो आपको इसमें क्या याद रखना है? एक तो आपको याद रखना है कि बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। और दूसरा आपको ये रिएक्शन याद रखनी है। आपसे पूछा जाएगा कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा कैसे बनता है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा बनाने के लिए आपको चाहिए सोडियम क्लोराइड, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। ये सब आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? NaCl, वाटर, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, NH3। तो ये सब विघटित हो जाते हैं। NH3 एक H के साथ मिलकर NH4Cl बना लेता है। इसके साथ, इसके साथ, इसके सब विघटित हो गए हैं, ठीक है। NH3 एक H इससे ले लेगा, एक Cl इससे ले लेगा और अमोनियम क्लोराइड बना लेगा, ठीक है। फिर ये जो है सोडियम, इसका Cl तो उसके पास चला गया, ये एक H इससे ले लेगा और
CO2 ले लेगा इससे और एक ऑक्सीजन ले लेगा, तो ये बना लेगा NaHCO3। ठीक है, ये 2 कंपाउंड्स बनते हैं इसके ना, 2 यौगिक बनेंगे, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये क्या है हमारा मेन बेकिंग सोडा। अब है कि खाना पकाते समय गर्म करने पर इसमें निम्न अभिक्रिया होती है। ठीक है, जब हम खाना बनाते हैं और बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं तो आपने देखा होगा हम बेकिंग सोडा को जनरली क्यों यूज़ करते हैं। हम इसको केक बनाने में या फिर चीज़ों को फुलावट लाने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। सॉफ्ट हो कैसे जाता है वो, जब हमने किसी चीज़ के अंदर बेकिंग सोडा डाला है और हम उसे गर्म करते हैं तो ये गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर विघटित हो जाता है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसी की वजह से, गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसी की वजह से केक है हमारा या डो है, डो मतलब जो हमने आटा जो गूंदा है किसी भी चीज़ का, वो उसमें फुलावट आ जाती है और वो सॉफ्ट और फ्लफ़ी हो जाता है। ठीक है, एक और इसके अंदर पॉइंट है कि ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा है, यह एक दुर्बल असंक्षारक क्षारक भी होता है। ठीक है, इसके उपयोग पढ़ते हैं। फर्स्ट है बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग पाउडर के अंदर बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल मिला होता है, तो बेकिंग पाउडर बनाने में यूज़ किया जाता है। बेकिंग पाउडर में और बेकिंग सोडा में क्या डिफरेंस है? बेकिंग सोडा का मतलब है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग पाउडर का क्या मतलब है? बेकिंग पाउडर में बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल, ये एक प्रकार का अम्ल है, इसको मिलाया जाता है। अगला है इस अभिक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पावरोटी, या पावरोटी का मतलब है जो केक जैसा होता है, या हम कह सकते हैं जो बन्स होते हैं, पाव, बर्गर वाले जो पाव है वो, या केक में खमीर उठ जाता है तथा इससे यह मुलायम एवं स्पंजी हो जाता है। आपने को अभी मैंने बताया ये पॉइंट। यह एंटासिड का एक संगठक है। एंटासिड्स के अंदर भी इसे यूज़ कर सकते हैं। एंटासिड्स आपको पता है, हमने पढ़ा था पहले। एंटासिड का मतलब है वो जो अम्लीयता को कम करने के लिए काम में आता है हमारे बॉडी में। एंटासिड्स, उसका संगठक है ये बेकिंग सोडा। इसका उपयोग क्यों यूज़ कर सकते हैं हम इसे एंटासिड के अंदर? क्योंकि ये एक क्षारक है, इसलिए हम इसे, एक दुर्बल क्षारक है ये, इस वजह से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जा सकता है। सोडा अम्ल अग्निशामक, अग्निशामक यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर, जो आग बुझाने के जो सिलेंडर्स होते हैं, तो वो भी सोडा अम्ल से बनाया जा सकता है, तो उसके अंदर बेकिंग सोडा का उसमें यूज़ हम कर सकते हैं। तो इस टॉपिक में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? इस टॉपिक में मैंने अभी आपको बताया कि बेकिंग सोडा का फॉर्मूला, ये फर्स्ट वाली रिएक्शन, देन कि खाना पकाते समय गर्म करने पर क्या होता है, इसके सारे उपयोग, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, धोने का सोडा यानी कि कपड़े धोने का सोडा। इसका फॉर्मूला है सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O। ये 10H2O क्या है? ये 10H2O का मतलब है उसके साथ जो क्रिस्टलीकरण के जो जल के यौगिक लगे हुए हैं, उसे हम 10H2O के फॉर्म में लिखते हैं। कैसे बनाया जाता है इसे? सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह एक क्षारकीय लवण है। सोडियम कार्बोनेट कब बना? यहाँ पर हमने जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा को जब हमने गर्म किया था, तब हमने देखा था कि उसमें से सोडियम कार्बोनेट बन रहा है। इस सोडियम कार्बोनेट को लेकर जब हम उसमें जल मिलाते हैं तो वह जल उसके साथ उसका क्रिस्टलीकरण कर लेता है और उसके साथ बना लेता है सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2। आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। हम कह रहे हैं ये किसका फॉर्मूला है? ये है बेकिंग सोडा का, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब हमने इसे हीट किया यानी कि गर्म किया, तो क्या हुआ? ये सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर विघटित हो गया। अब ये तो एक रिएक्शन थी। पहले जब हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म क्यों करते हैं ये पढ़ा था, तब हमने, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट था ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से फ्लफ़ी और मुलायम हो गया था हमारा केक का या किसी भी चीज़ का जो हमारा आटा गूंथा हुआ है वो। अब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ये सोडियम कार्बोनेट। सोडियम, ये तो क्या है? ये है बेकिंग सोडा। अब हम खाने का सोडा बनाना सीख रहे हैं, तो जो सोडियम कार्बोनेट है, जब इसके साथ जल का क्रिस्टलीकरण होता है, तब ये सोडियम कार्बोनेट डॉट
10H2O बना लेता है। ये H2O क्या है, ये क्रिस्टलीकरण का जल है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि हम किसी के साथ जल से अभिक्रिया करते हैं, जैसे कि हमने HCl और जल के साथ अभिक्रिया की तो H+ और Cl- में वो विघटित हो गया। इस तरीके की हम रिएक्शन पढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये जो जल है ये इसको विघटित नहीं कर रहा है, ये इसके साथ जाकर जुड़ जाएगा क्रिस्टल की फॉर्म में। तो इसलिए ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये इसके साथ अभिक्रिया नहीं कर रहा है, ये जस्ट इसके साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए हमने कोई और नया प्रोडक्ट नहीं बनाया, कोई नया यौगिक नहीं बनाया, हमने सिर्फ इसको डॉट लग करके जितने भी वो जल के मॉलिक्यूल्स थे वो हमने इसके साथ लिख दिए। अब आप सोचेंगे कि हम यहाँ पे 10 ही क्यों लिखें, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट के पास इतना ही स्पेस होता है कि वो 10 जल के मॉलिक्यूल्स को, 10 जल के यौगिकों को ही अपने साथ रख सकता है, उससे ज़्यादा को वो नहीं रख सकता। तो अगर आप सोचेंगे कि हम 10 की जगह 12 लिख देते हैं, तो ऐसा नहीं होता। अगर आप 12 भी जल के मॉलिक्यूल्स लेंगे तो भी वो 10 के साथ ही कंपाउंड बनाएगा। मतलब कि मैं अगर यहाँ पर 10 की जगह मुझे लग रहा है कि चलो मैं 15 लिख देती हूँ, तो क्या होगा, तो भी यहाँ पर सेम कंपाउंड बनेगा। आप चाहे 10 लें, चाहे 15 लें, चाहे आप 100 ले लें, आप कितने भी जल लेंगे, जब तक आपका सोडियम कार्बोनेट एक है तब तक ही यही सेम फार्मूला बनेगा। फार्मूला यहाँ पे सेम रहेगा। और ये किसका फार्मूला है, ये है धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा। इसका उपयोग कांच, ग्लास, साबुन एवं कागज़ उद्योगों में होता है। इन सब को बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, साबुन को बनाने में, पेपर बनाने में या फिर ग्लास बनाने में। नेक्स्ट, इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में होता है। इसका उपयोग घरों में साफ़ सफाई के लिए होता है। वेरी ऑब्वियस। जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग होता है, ठीक है। जल में स्थायी कठोरता होती है, जो खारा पानी जिसे हम कहते हैं हार्ड वाटर, उसको भी रिमूव करने के लिए इसे यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। ये था धोने का सोडा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट .12H2O, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या फिर कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। अर्ध मतलब आधा, ठीक है। कैसे बनता है ये, प्रोडक्शन कैसे है इसकी, इन सबको कैसे बनाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बिल्कुल आता है ये, और इनके यूजेस आते हैं। सो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, जिप्सम को जब हम हीट करते हैं तब वह POP बना लेता है। ये तो हो गया जनरल। अब जिप्सम क्या है, कैल्शियम सल्फेट .2H2O, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट .2H2O, इसको जब हम हीट करते हैं 373 केल्विन पर, अगर इससे ज़्यादा आप टेम्परेचर लेंगे तो कुछ और हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर टेम्परेचर हमने स्पेशली मेंशन किया है। 373 केल्विन पर हम इसे हीट करते हैं तो जो जिप्सम है ये अपने जल के जो कण हैं, जल के जो अणु हैं, उनको त्याग कर देता है और POP बना लेता है। कैसे, कैल्शियम सल्फेट .12H2O। इतना गर्म करने पर सिर्फ उसमें से 1.5 मॉलिक्यूल्स ही जाते हैं, सारे के सारे नहीं जाते, ठीक है। एक और आधा, डेढ़ जल का जो अणु है, डेढ़ जल के जो यौगिक हैं वो इसमें से चले जाएंगे और बच जाएगा हमारा ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या अर्ध हाइड्रेट। अब अगर मैंने इसको पूरा गर्म कर दिया होता, अगर मैंने इसको इससे ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट किया होता तो क्या होता, इसमें से ये जो बचा हुआ जो जल है वो भी चला जाता और ये बन जाता CaSO4। कैल्शियम सल्फेट ये पाउडर फॉर्म में होता है और इसको हम एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं। एनहाइड्रस का मतलब कि इसके पास कोई जल का कोई भी कण नहीं है, कोई भी अणु जल के नहीं है, तो बहुत ज़्यादा हीट करने पर ये बन जाता है, इसलिए हम हमेशा इसको 373 केल्विन पर ही हीट करते हैं। अब एक रिएक्शन इसका ऑपोजिट भी है, जब हम POP, आपने देखा होगा कि POP जो है पाउडर फॉर्म में होती है, POP को जल के साथ मिलाते हैं और फिर उसे दीवारों पर या कैसे भी हम उसे मोल्डिंग्स बनाने में, दीवारों में डिज़ाइंस बनाने के लिए यूज़ करते हैं। कुछ टाइम बाद वो बिल्कुल सख्त और हार्ड हो जाता है। तो वो सख्त और हार्ड क्यों हो जाता है, कैसे हो जाता है, हमने ये लिया POP,
इसमें हमने जल मिलाया, जल मिलाने से कुछ टाइम के बाद वो हार्ड इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें वापस से बन जाता है ये जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। इसको गर्म करने से पीओपी बना था, पीओपी के अंदर जल मिलाने से दोबारा से जिप्सम बन जाता है, और जिप्सम बहुत ही हार्ड मटेरियल होता है, इसी वजह से वो पीओपी जो है वो अपनी शेप ले लेती है और बिल्कुल हार्ड हो जाती है। उपयोग पढ़ते हैं इसके। फर्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। मतलब जो प्लास्टर किया जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है तो प्लास्टर करते हैं ना, तो वो जो प्लास्टर करते हैं वो प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी से किया जाता है। सेकेंड है, इसका उपयोग खिलौने बनाने के लिए, सजावट का सामान बनाने के लिए किया जाता है। पीओपी से वाइट स्ट्रक्चर जो होता है उसको कुछ भी स्टैचूज़ बनाने के लिए या सजावट का सामान बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने के लिए किया जाता है। कि स्मूथ होता है ये, तो हम सरफेसिंग के लिए, स्मूथ करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। देन ये छोटा सा एक लास्ट टॉपिक है, क्रिस्टलन का जल। क्रिस्टलन का जल का क्या मतलब है? क्रिस्टलन का जल का मतलब है, जैसे यहाँ पर ये .10H2O लिखा हुआ है, यहाँ पे .12H2O लिखा हुआ है, 2H2O, तो ये जो जल है, अभी मैं बता रही थी आपको कि ये जल उससे सिर्फ जुड़े होते हैं अलग से, तो इसको हम क्रिस्टलन का जल बोलते हैं। क्रिस्टलन के जल हैं ये। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। जैसे कि कॉपर सल्फेट .5H2O, जो कॉपर सल्फेट नीला कलर का कॉपर सल्फेट होता है, उसके साथ हमेशा 5 H2O के मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसमें जो 5 जल हैं ये क्रिस्टलन के 5 अणु हैं, क्रिस्टलन के जल के 5 अणु हैं। ऐसे सोडियम कार्बोनेट .10H2O, ये किसका फॉर्मूला है? ये है हमारा वॉशिंग सोडा, धोने का सोडा। इसमें 10 क्रिस्टलन के जल के अणु हैं। कैल्शियम सल्फेट .2H2O, इसमें 2 जल के क्रिस्टलन के अणु हैं, और ये फॉर्मूला किसका है? ये है जिप्सम का। आप एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं, कैल्शियम सल्फेट .12H2O, हाफ H2O, यानी कि इसमें कितना क्रिस्टलन के जल के कितने अणु होंगे? आधे। और फॉर्मूला ये किसका फॉर्मूला है? ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस, दैट इज़ पीओपी का फॉर्मूला है। इसके साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया है।